हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका तो डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी कि जो और इसी के पश्चात हम पढ़ेंगे दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से जो मेंडलीफ थे उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया और उस तत्वों के वर्गीकरण के दौरान क्या क्या उनकी कमी रही, जिनको जो मौसले थे, जिन्हें जो मौसले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उसी आवर्त सारणी में कुछ संशोधन कर दिया और वह आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी गई। दोस्तों, यदि आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि वह जो क्लास हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, हम इसी सीरीज़ के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो सभी को लगभग हम सभी को पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप प्रीवियस वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि तत्वों को किस तरीके से विभाजित किया गया, यानी मैंने आपके लिए एक पीरियोडिक टेबल बताई थी, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, अब तक कितने एलिमेंट्स प्राप्त हो चुके हैं। हमें वर्तमान में 118 तत्व प्राप्त हो चुके हैं। प्रकृति में 98 पाए जाते हैं, जब जो मानव निर्मित हैं वह 20 तत्व ही मानव निर्मित हैं। तो इस तरीके से कुल 118 तत्व हैं। हम दोस्तों प्राउड की परिकल्पना भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राउड ने क्या कहा था, प्राउड ने ही परमाणु भार में संबंध बताया था। ऐसी सारी जानकारी जो है हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब देन उसके पश्चात दोस्तों हमने पढ़ा था तो डोबी-रायनर के पश्चात हैं न्यूलैंड्स, और सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं डोबी-रायनर का त्रिक नियम, यानी इन्होंने अपने जो तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि किस तरीके से इन्होंने उसके बारे में समझाया था। तो इन सभी वैज्ञानिकों के पश्चात आते हैं हमारे न्यूलैंड्स। दोस्तों, डोबी-रायनर के पश्चात हमारे वैज्ञानिक जो आए थे उन्होंने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। तो उनका नाम था न्यूलैंड्स, जिसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस कहते हैं, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम। इस नियम के दौरान दोस्तों जो भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हम पढ़ेंगे। देन उसके पश्चात आवर्त सारणी को हम, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी को तैयार किया है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को देखेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले जो आवर्त सारणी तैयार की गई थी तो वह किस तरीके की थी, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, और जो मेंडलीफ ने अपना जो आवर्त सारणी से संबंधित जो नियम दिया था या सिद्धांत दिया था वह किस आधार पर था, कैसा था, और उसमें क्या क्या कमी रह गई थी जो बाद में जाकर के सुधारी गई और जिसको आधुनिक आवर्त सारणी से नाम से जाना गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम समझेंगे और अच्छे तरीके से इसमें जितने भी फैक्ट हैं सभी को हम अच्छे तरीके से क्लियर करते रहेंगे। दोस्तों, मेंडलीफ से पहले वैज्ञानिक जो आए थे, न्यूलैंड्स आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था तत्वों के विषय में, सबसे पहले उसे समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था उससे संबंधित क्या है, यानी कभी कभी 3 से 4 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है। उनके सिद्धांत को भी पूछा जाता है, किन किन तत्वों को उन्होंने रखा था, उनकी सीमाएं थीं, उनकी जो सीमाएं कहाँ तक थी, सीमाएं का मतलब उनकी वो कहाँ तक ऐसा अष्टक नियम जो है कहाँ तक लागू होता है, उस पर आधारित भी उन्होंने प्रश्न कई बार पूछे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। सन 1863 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने देखा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो आपको पता है कि परमाणु भारों से संबंधित सबसे पहले किसने बताया था। सन 1863 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने देखा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता रखते हैं। यही नियम है। यदि आपसे न्यूलैंड का नियम लिखने के लिए कहा जाता है तो यही 4 लाइन जोड़ेंगे आप। तो किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और यदि आप थोड़ा सा समझ भी जाते हैं तो आप लिख करके ज़रूर देखेंगे। जैसे ही आप थोड़ा समझ करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रख पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, यानी जितने भी तत्व थे उन्होंने क्या किया कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा। सबसे पहले कैसा किया, उनके
परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और फिर उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण, यानी जो 8वां तत्व था उसके गुण सबसे पहला जो एलिमेंट था उसी के समान उन्होंने पाए थे। तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता रखते हैं, यही उन्होंने कुछ उस संबंध में बताया था। यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार संगीत में 8वें स्वर की ध्वनि पहले स्वर के समान होती है, उसी प्रकार इन्होंने इस नियम को दिया था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बताया था कि जैसे कि संगीत में जो ध्वनि होती है सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी तरीके से उन्होंने कहा था पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी करके 8 एलिमेंट उन्होंने लिए। पहला सबसे लिया उन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इस तरीके से उन्होंने पहले तो 7 तत्वों को रखा, जैसे ही वह 8वें एलिमेंट पर रखने के लिए उनके परमाणु भार के क्रम में रखते हैं, वह पाते हैं कि जो लिथियम का जो गुण है वही गुण कुछ गुण उसमें सोडियम में भी आ रहे हैं, जो कि कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। तो वह यही कहते हैं कि जैसे सा यहाँ पर है और सा ही 8वें नंबर पर आ रहा है, उसी प्रकार उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता रखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला उन्होंने यह अष्टक नियम जो दिया है उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को रखा। देन उसके पश्चात क्या आना चाहिए, वह सोडियम को यहाँ रखते, लेकिन उन्होंने देखा कि 8वां जो तत्व है उसके गुण किसके समान हैं, लिथियम के, कुछ लिथियम से कुछ समानता रखते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने कई एलिमेंट को रखा इसी तरीके से, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इसी के पश्चात आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम के गुण भी किसके समानता रखते हैं, जो पोटेशियम है उसके गुण भी सोडियम से समानता रखते हैं। इसी कारण उन्होंने पहले ही जो सीरीज के तरीके से उन्होंने बना दिया, यानी कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन तीनों के गुण जो हैं समानता रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के गुणों में समानता है। अब क्या कहते हैं, यहाँ देख पाएंगे आप, न्यूलैंड का नियम कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं हो सका। अब यह तत्व तो दोस्तों इन्होंने कुछ ही तत्वों तक यह बात सिद्ध कर पाई, लेकिन जैसे ही हम कैल्शियम, जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है, उससे आगे यह नियम जो है लागू नहीं हो सका। तो यहाँ पर लिखा है इसी कारण इसे अमान्य कर दिया गया। इस नियम की दोस्तों यह सीमा भी है। क्यों इसको रोक दिया गया, क्योंकि यह जो नियम है कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले, यानी जितने भी एलिमेंट कैल्शियम से अधिक परमाणु भार रखते हैं उन पर यह लागू ही नहीं होता। यानी कि यह जो सिद्धांत है आगे जाकर के जो कैल्शियम से भी अधिक परमाणु भार वाले हैं उन पर लागू नहीं हुआ है। तो इसी कारण इसको अमान्य कर दिया गया। अब इसके नियम की सीमाएं क्या हैं, तो आप समझ चुके हैं कि सबसे पहला नियम तो यही है कि यह कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों की व्याख्या नहीं कर सका, या कहें तो उन पर लागू नहीं हो सका। तो यहाँ पर लिखा है न्यूलैंड के नियम की सीमाएं। तो सबसे पहले लिखा है न्यूलैंड का नियम कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता। यह इसकी सबसे बड़ी क्या है, सीमा है, और यही इसी कारण इसको अमान्य कर दिया गया है। दूसरा क्या है, न्यूलैंड का नियम केवल हल्के तत्वों पर ही सफल रहा। इस पॉइंट को भी आप जोड़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों पॉइंट जुड़ते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क आपको मिलेंगे, और लगभग यदि जितने भी मार्क का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें अधिक से अधिक आपके लिए अंक प्राप्त होंगे। अगला पॉइंट है, न्यूलैंड ने यह मान लिया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान थे। उन्होंने कहा कि केवल जो, और बताते हैं, वह कहते हैं और भविष्य में अन्य तत्वों की खोज नहीं होगी, परंतु बाद में अनेक तत्वों की खोज की गई। तो जो न्यूलैंड्स हैं वह कहते थे कि नए तत्वों की खोज नहीं होगी, बल्कि जो 56 एलिमेंट हैं वही तत्व विद्यमान हैं और वही रहेंगे। उन्होंने इस संबंध में ऐसा कहा था, और कहा था कि आगे नए तत्वों की खोज नहीं होगी, जो कि आगे जाकर के नए तत्वों की खोज की गई। और अभी आपको पता होगा कि अभी जो प्रेजेंट में कितने एलिमेंट हैं, 118 यानी कि 118 तत्व उपस्थित हैं, जिसमें से 20 मानव निर्मित हैं और 98 कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। तो इस तरीके से न्यूलैंड का नियम भी अमान्य कर दिया गया। और इसी के पश्चात आते हैं अब
अब न्यूलैंड्स के पश्चात आते हैं दोस्तों मेंडलीव। तो मेंडलीव ने एक अपनी मूल आवर्त सारणी को दिया, जिसके द्वारा उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को बताया। तो किस तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी को बताया गया और कौन सी कमियां रह गईं जिनके कारण इस आवर्त सारणी को अमान्य न करके उसमें संशोधन कर दिया गया, और जिससे यही आवर्त सारणी जो है संशोधित रूप में आधुनिक आवर्त सारणी कहलाई थी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, और यदि आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन क्लास को जरूर देखिएगा, ताकि जो आपकी तैयारी है सीरीज के अनुसार अच्छे तरीके से हो सके। और यदि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाए और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो इस तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, जो कि मोसले द्वारा इसमें संशोधन किया गया है, तो वही भी समझेंगे। और किन किन तत्वों को किस तरीके से किया जाता है, तो वह सारी जानकारियाँ हम देखेंगे। और दोस्तों यदि दोस्तों आपको क्लास जो है थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, लाइक ज़रूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।